नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 यानी बल एवं दाब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। अब देखिए, बल एवं दाब यानी फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, पहला जो इसका टॉपिक है वह है बल, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बल जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए बल जो है धकेलने धकेलने का जो है, इसे हम लोग अपकर्षण भी कहा जाता है। ठीक है, धकेलने को जो है हम लोग अपकर्षण भी कहते हैं, अथवा खींचने यानी अभिकर्षण। धकेलना मतलब अपकर्षण, खींचना मतलब अभिकर्षण की वह प्रक्रिया है। यानी बल जो है धकेलने और खींचने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक है, अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब देखिए, इसको समझते हैं। मान मान लिए यहाँ पे जो है एक कोई वस्तु रखा गया है। ठीक है, एक सामान्य मान लें, इसको यदि हम लोग बाहर से बल लगा रहे हैं तो ये क्या होता है, पतला हो जाएगा। ठीक है, वह क्या होगा, खिंचा जाएगा, मतलब कि पतला हो जाएगा। और यदि हम लोग इस पे जो है अंदर से फोर्स लगाएंगे अंदर की ओर, क्या होगा, यह छोटा हो जाएगा। तो इस तरह जो है बल जो है धकेलने या खींचने, ठीक है, धकेलने या खींचने का वह प्रक्रिया है जिसमें जो है वस्तु पर लगता है तो यह क्या करता है, उसका अवस्था को परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का चेष्टा करता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु भारी है, यदि कोई वस्तु जो है भारी है, जैसे मान लें दीवार को यदि हम लोग धक्का देते हैं तो वह अपना स्थान से गति नहीं करता है। तो वह क्या कर रहा है कि यह जो हम लोग बल लगा रहे हैं, मतलब कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस अवस्था में इसका परिवर्तन करने का, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण। लेकिन जिसका द्रव्यमान कम होता है तो वह वस्तु जो आसानी से अपना एक स्थान से दूसरा स्थान में चला जाता है। तो यानी अवस्था में परिवर्तन कौन करता है? बल करता है। ठीक है, और इसे जो है हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ यानी फोर्स, और इसका ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, जिसे हम लोग अंग्रेजी के अक्षर न्यूटन यानी एन से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? एन से। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है, और इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु पे जो है बल लग जाएगा तो उसके कारण उसमें क्या क्या प्रभाव होगा, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या प्रभाव होगा। ठीक है, पहला जो है विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। यदि कोई वस्तु मान लेते हैं कि रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है यानी रेस्ट में है, तो उस पर यदि हम लोग बल लगाएंगे तो क्या होगा, वह मोशन में आ जाएगा। वह मोशन मतलब कि वह गति करने लगेगा। ठीक है, चलने लगेगा। पहला अवस्था यह जो है बदल सकता है, यह प्रभाव हो गया पहला। दूसरा इसका क्या प्रभाव है कि गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। यदि कोई वस्तु मोशन में है, चल रहा है, तो यदि उस पर बल लगाएंगे तो वह जो है रुक सकता है एक जगह पे, यानी वह विरामावस्था में रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, तीसरा जो है वह है वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की चाल में परिवर्तन मतलब यदि कोई वस्तु मान लेते कि 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है, यदि उस पर फोर्स लगा दिए तो वो हो सकता है कि 10, 12, 15 इससे ज़्यादा हो सकता है। यदि उसको हम लोग अपनी ओर खींच लेंगे तो उसका जो है चाल कम भी हो सकता है। लेकिन यदि हम लोग इसकी गति यानी इसकी गति जिस दिशा में होगी उस दिशा की ओर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसका चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसके गति के विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे तो इसका चाल घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए समझते हैं क्या होता है। अब देखिए, यह एक वस्तु मान ले है, इस पर यदि हम लोग अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे, यानी इसको हम लोग कॉम्प्रेसिव फोर्स कहते हैं। कॉम्प्रेसिव यानी हम लोग क्या करते हैं, इसको धक्का देते हैं, यानी अंदर की ओर जब धक्का देंगे तो क्या हो, ये छोटा हो सकता है, इसका आकार में दब सकता है। लेकिन यदि हम लोग फोर्स बाहर की ओर लगाएंगे यानी टेंसाइल, यानी इसको बाहर की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, यह फैल सकता है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने बल के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि बल क्या क्या कर सकता है, उसके कारण क्या क्या प्रभाव होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यह कितना तरह का होता है, बल का क्या क्या प्रकार है, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखिए पहला जो है वह है संपर्कित बल, यानी यह
किसी दूसरे सतह के संपर्क में आने से लगता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फॉर। अब देखिए, जब एक वस्तु किस दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगता है, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पे यानी संपर्क के बाद जो है उस पर बल लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपर्कित बल। संपर्कित बल, ठीक है। जैसे मांसपेशियां बल, घर्षण बल, ये सब क्या होगा दोस्तों? संपर्कित बल होगा। ठीक है। अब देखिए, मांसपेशी बल क्या होता है? किसी एक शरीर के मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल को हम लोग मांसपेशी बल कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपना शरीर से यानी अपना शरीर के मांसपेशी, मान लीजिए कि हम लोग साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल में जो हम लोग पेडल चलाते हैं वह हमारी मांसपेशियों के बल के कारण ही वह पेडल क्या होता है? घूमता है। उसके कारण क्या होता है? साइकिल आगे की ओर गति करता है। तो यह एक मांसपेशी बल का उदाहरण है। ठीक है। यदि हम लोग और एक उदाहरण देख लेते हैं, गाय जो है यानी बैल, जो बैलगाड़ी खींचता है वह अपना मांसपेशी के द्वारा जो बल लगता है उसके कारण जो है बैलगाड़ी आगे की ओर चलता है। फिर मेज, यहाँ पे दिया गया मेज पर रखी वस्तु को उठाना, यह भी एक मांसपेशीय बल है। उसके बाद घर्षण बल, किसी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यह उस गति का विरोध करता है। अब देखिए, एक वस्तु जो है इस पर हम लोग बल लगाए, कैसा बल लगाए? हम लोग इसको धक्का दे दिए, तो क्या होगा कि यह आगे की ओर गति करेगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि यह वस्तु रुक जाता है। तो यह वस्तु जो रुक जाता है किसके कारण? तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। उसके कारण जो यह वस्तु जो कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घर्षण बल। यह क्या करता है? यह गति का विरोध करता है, यानी गति के उल्टा दिशा में यह काम करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगला जो है इसका प्रकार वो है असंपर्कित बल, यानी यह संपर्क के कारण नहीं लगता है। ठीक है, पहला हम लोगों ने देखा संपर्कित बल, यानी वह किसी दूसरे सतह के संपर्क में आने के बाद ही लगता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसका उल्टा होगा। जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है तो इस तरह बल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? असंपर्कित बल कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा? चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो है इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला जो है चुंबकीय बल। अब ये चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक द्वारा लोहे वस्तु को आकर्षण बल की मदद से आकर्षित करता है। अब देखिए, जो है चुंबक जो है, हम लोग मालूम है कि चुंबक क्या करता है? लोहा से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह जो आकर्षण बल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल बोलेंगे। ठीक है, चुंबक जो है लोह वस्तु को अपनी ओर जो आकर्षित करता है, यानी जिस आकर्षण बल से वो अपनी ओर आकर्षित करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल। ठीक है, यानी देखिए क्या होता है, उदाहरण में चुंबक द्वारा पिनों को अपनी ओर आकर्षित करना। पिन जो है लोहा का बना होता है, तो वह क्या करता है? लोहे की पिन को जो है छोटा छोटा टुकड़ा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब अगला जो है इसका प्रकार हुआ है स्थिर वैद्युत बल। अब देखिए, आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि एक वस्तु जो आवेशित होता है उसमें जो है चार्ज रहता है। ठीक है, और वह क्या करता है? किसी दूसरे वस्तु को जो है कुछ दूरी से सीधा, मतलब कुछ दूरी से ही उसके संपर्क में नहीं रहता है, लेकिन उस पर एक बल लगाता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है या उसको जो है दूसरी ओर। यानी जब देखिए चुंबक का क्या गुण है, यानी इसमें जो है बिना कोई संपर्क के जो है बल लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ने पर यह आवेशित हो जाता है। जब प्लास्टिक का कंघी को जो है हम लोग सूखे बालों से रगड़ते हैं तो वह जो है आवेशित हो जाता है, यानी उसमें चार्ज आ जाता है। और कंघी जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक लाने पे यह टुकड़ा कंघी से चिपक जाता है। तो यह जो है स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला जो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखते हैं यह क्या होता है। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो यह आकर्षित बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहता है। यानी देखिए, इसमें क्या होता है कि एक वस्तु जो है दूसरा वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, एक वस्तु दूसरा वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जैसे जो पेड़ से जो फल गिरता है वह ज़मीन पर गिरता है, तो नीचे जो ज़मीन पे गिरता है, यानी नीचे से जरूर कोई बल उसको अपनी ओर खींच रहा होगा,
तो यह जो बल जो खींचता है नीचे से उसको, यह कौन सा बल है, यह गुरुत्वाकर्षण बल है। यही बल के कारण जो है हम लोग पृथ्वी पे अभी रह पा रहे हैं। ठीक है, अगला जो इसका टाइप है वह है संतुलित तथा असंतुलित बल, यानी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब ये संतुलित बल क्या होता है, यानी बैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। अब देखिए इसको पहले समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखा गया, ठीक है, एक वस्तु है, इस पर जो है एक फोर्स हम लोग बाहर से जो है लगा रहे हैं और यानी इसको खींच रहे हैं। मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके विपरीत दिशा में यानी इधर जो है एक फोर्स लगा, ये भी जो है 5 न्यूटन का है, ये भी बाहर की ओर खींच रहा है। तो इसमें दोनों तरफ जो है बल का परिमाण जो है 5 न्यूटन दोनों बराबर है। तो यह जो है एक तरह का संतुलित बल है। ठीक है, कौन सा बल है, संतुलित बल, यानी दोनों तरफ क्या होगा, इसमें परिणामी बल कितना हो जाएगा दोस्तों, परिणामी बल हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे 10 कर देते हैं तो इधर 5 न्यूटन लग जाए और इधर कितना है 10 न्यूटन, तो बल का जो है परिणाम ज़्यादा किधर है 10 न्यूटन, तो यह जो है वस्तु किधर जाएगा, तो वस्तु इधर जो है गति करने लगेगा। ठीक है, अब जो है दूसरा असंतुलित बल, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि संतुलित बल से क्या क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये बल विरामावस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील नहीं कर सकता, यानी यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वह गति में उसको नहीं ला सकता है। अब पहले समझते हैं क्यों नहीं ला सकता है। अब देखिए ये वस्तु रखा गया, हमने बताया कि यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, दोनों ओर जो है परिणाम क्या है बराबर है। तो ये वस्तु जो है जहाँ था वहीं रहेगा, वहाँ से न इधर जाएगा और न ही इधर जाएगा, दोनों तरफ दिशा में गति नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ का जो बल का मान है वह क्या है बराबर है। यानी विरामावस्था में जो वस्तु है उसमें जो है गतिशील नहीं ला सकता, यानी उसको गति नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वह देखिए क्या है, ये बल गतिशील वस्तुओं के चाल में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखिए इसका जो चाल जो है वही चाल वस्तु का ही रहेगा। मान लिए एक वस्तु जो है यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जो है चल रहा है, तो इस पर जो दोनों तरफ से बल समान लगा, इधर भी मान लिया और इधर भी मान लिया 10 न्यूटन का, इधर भी 10 न्यूटन का, तो ये जो वस्तु जो चाल जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही चाल इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा बना रहेगा, न इसका चाल कम होगा न ही इसका चाल ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों तरफ का बल का जो परिणाम क्या है ज़्यादा है। यदि हम इधर 15 कर देते हैं तो चाल इधर जो है ज़्यादा हो गया बल का मान, तो इधर जो वस्तु इस दिशा की ओर जो है गति करने लगे, यानी इसका चाल जो है इस बल की ओर जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला देख रहे हैं, ये बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। आप देखिए वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। आप देखो कैसे, मान लीजिए एक वस्तु रखा गया है, इधर लग रहा है 15 न्यूटन का फोर्स और इधर भी लग रहा है 15 न्यूटन का फोर्स, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि दोनों ओर जो है 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो वस्तु क्या होगा, इसमें जो है इसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी यह जो है ऐसे करके जो है कुछ बदल जाएगा। ठीक है, यानी इसका लंबाई फैल जाएगा और चौड़ाई क्या होगा कम हो जाएगा, लंबाई ज़्यादा हो जाएगा और चौड़ाई कम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का जो बन जाएगा वस्तु है, इस टाइप का बन जाएगा। अब देखिए अब समझते हैं असंतुलित बल क्या होता है। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का जो है परिणामी बल जो है शून्य हो जाता है, तो उसको हम लोग शून्य नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित बल बोलेंगे। यानी इसमें जो दोनों तरफ परिणाम जो है शून्य नहीं होता, एक तरफ ज़्यादा होता है एक तरफ कम होता है। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं इसको। अब देखते हैं यह क्या होता है, इससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, पहला जो है ये बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। कैसे, एक वस्तु है इधर 5 न्यूटन लग रहा है, इधर 15 न्यूटन लग रहा है, तो वस्तु जो है 15 न्यूटन की तरफ जो है चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है असंतुलित बल गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको बल यदि दोनों तरफ से लग रहा है और दोनों तरफ का परिणाम समान नहीं है, यानी एक तरफ दोनों तरफ का जो परिणाम है वह समान नहीं है, तो वस्तु जो है विरामावस्था में आ सकता है। ये बल गतिशील वस्तुओं के चाल में भी परिवर्तन कर सकता है। ये बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, यानी असंतुलित बल जो है वह विरामावस्था गतिशील से विरामावस्था और उसका चाल में परिवर्तन उसका
दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो है इसका परिणामी बल जो है समान नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अगला जो पॉइंट है वो है दबाव यानी प्रेशर के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। मतलब कि जब कोई बल लग रहा है, जैसे मान लो एक वस्तु पे बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यह जो 10 न्यूटन का जो बल है इस वस्तु पे कितना एरिया में लग रहा है, जो एरिया में लग रहा है, ठीक है, उसका यदि हम लोग पर इकाई में निकालते हैं कि पर मीटर स्क्वायर में कितना बल लग रहा है, तो उसको हम लोग दबाव कहते हैं, ठीक है। यानी ये वस्तु है, इसका जो है जो एरिया में बल लग रहा है उस एरिया में जो है हम लोग पर मीटर स्क्वायर की दर से जो बल लग रहा है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में जो है जितना बल लग रहा है उसको हम लोग निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग दबाव बोलेंगे यानी प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। यानी दबाव बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल, कितना बल जो है कितना मीटर स्क्वायर एरिया में लग रहा है। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं, यानी इसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं, पीए से। अब देखिए 1 पीए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी क्यों होता है, दबाव का जो मात्रा है उसको हम लोग पास्कल पीए कहते हैं। अब बल का हो गया न्यूटन, नीचे में क्या होगा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे या पास्कल बोलेंगे, दोनों क्या होगा दोस्तों, दोनों सेम ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। अब देखिए समझते हैं कैसे। बल, दबाव और क्षेत्रफल, इसमें जो है 3 जो राशि है, पहला है प्रेशर, यानी प्रेशर P बराबर क्या होगा, F/A। यहाँ हम देख रहे हैं इसमें कि P जो है F का जो है समानुपाती है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और A जो है P का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती यानी उल्टा, यानी A जब घटेगा तो P क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, और जब P घटेगा तो क्या होगा, A क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि जब P बढ़ेगा तो F क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन जब A बढ़ेगा तो P क्या होगा, घटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा। हमने बताया कि क्षेत्रफल और दबाव में दोनों में जो है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक दूसरे का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। दबाव यानी P घटेगा तो A क्या होगा, बढ़ेगा, और P यदि बढ़ेगा तो A क्या होगा, A घटेगा, क्योंकि यह जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है। अब देखिए इसमें कहा गया कि संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत रहेगा तो बल के बढ़ने से जो है दबाव बढ़ेगा और बल के घटने से दबाव घटेगा, क्योंकि दोनों में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P इक्वल टू क्या होगा, F/A। यदि ये A नियत रहेगा तो F बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, और P बढ़ेगा P घटेगा तो F भी घटेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हम लोग तरल पदार्थ, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तरल पदार्थ। देखिए वह पदार्थ जो है जिसमें बहने का गुण होता है, यानी वैसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तरल पदार्थ, ठीक है, यानी फ्यूल्ड। इसमें 2 तरह का होता है, द्रव और गैस, ठीक है। द्रव और गैस दोनों क्या है, तरल पदार्थ, क्योंकि दोनों में बहने का गुण होता है, क्योंकि इन दोनों के जो कण होता है उनमें अंतर आणविक बल बहुत कमज़ोर होता है। सबसे कमज़ोर जो है गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, ठीक है, और सबसे मजबूत किस में होता है, ठोस में होता है। इसमें जो है पहला है द्रव के द्वारा आरोपित बल, दबाव। अब जब द्रव में जो दबाव लगता है, यानी जब प्रेशर लगता है तो क्या होता है, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है तथा गहराई के घटने से घटता है। अब देखिए इसमें जो कहा गया है कि मान लीजिए कि एक जो है ये बीकर है, इसमें जल रखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो है जल रखा हुआ है, तो इस बीकर में जितना नीचे में हम लोग जाएंगे, बीकर में जल में जितना नीचे की ओर जाएंगे उतना नीचे हमको जो है दाब अधिक मिलेगा, ठीक है, और जितना ऊपर जाएंगे उतना जो है दाब कम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है द्रव का द्वारा समान गहराई पे सभी दिशाओं में समान दबाव लगाया जाता है, इसे पास्कल का नियम कहते हैं। अब देखिए पास्कल का नियम क्या है, मान लीजिए कि एक बीकर है, इसमें जो है जल भरा हुआ है, तो यदि हम इस जो है
दिशा में यानी इस एरिया में लिए तो इसमें चारों तरफ जो है दबाव जो है समान होता है, यानी किस कोई भी जो है एक भाग ले लेंगे, एक जो है इसका एरिया ले लिए, ठीक है। ये एरिया में मान लीजिए जितना भी दिशा होगा इधर इधर चारों तरफ जो है इसका जो है समान दबाव होगा। एक बिंदु पे जो है उस क्या होता है जल का जो है यानी जल के अंदर कोई भी एक बिंदु लेने पे जो है चारों तरफ उसका जो है दबाव बराबर होता है सभी दिशाओं में। और इसको हम लोग क्या कहते हैं पास्कल का नियम, ठीक है, पास्कल लॉ। अब देखिए उसके बाद है द्रव का दबाव बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए एक जो है बीकर हम लोग ऐसा लिया है और एक बीकर हम लोग जो है ऐसे लिए हैं। दोनों बीकर जो है देखने में जो अलग है, आकृति दोनों का अलग है, लेकिन इसमें भी दोनों में जल भरा हुआ है। और हम एक एरिया लेते हैं यहाँ से h हाइट का, तो इस h हाइट में जो है, ठीक है, इस h हाइट में जो है दोनों बीकर में जो है यहाँ पे जो जितना दबाव होगा यहाँ भी उतना ही दबाव होगा, ठीक है। दोनों में दबाव एक ही हाइट पे क्या होगा सेम होगा, ठीक है। उसके बाद है गैस या वायु, गैस या वायु दोनों एक ही चीज़ है के द्वारा लगाया गया दबाव। यानी जब गैस में दबाव लगता है तो क्या होता है वायु द्वारा किसी बिंदु पे आरोपित दबाव को जो है हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। अब देखिए जब वायु जो है किसी एक बिंदु पे बल लगाता है यानी किसी पे दबाव लगाता है सॉरी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वायुमंडलीय दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे वायुमंडलीय दाब बोलेंगे। अब और आप लोग जाने इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इसलिए आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।